वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट वीडियो में रियल नंबर्स देख रहे थे। रियल नंबर्स में हम लोग देखे थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब क्या होता है उसको समझे थे। हम लोग जाने थे कि कोई भी नंबर को किसी से हम डिवाइड करेंगे तो कुछ कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। और एक बात समझे कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात हम लोग वहां पे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इसी को आगे बढ़ाए यूक्लिड इसी को किस तरह से लिखते हैं सो देखें। पहले तो ये यूक्लिड कौन थे, यहाँ पे यूक्लिड। तो ये जो है 330 बीसी पहले के मैथमेटिशियन, एक ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड। 330 अलेक्जेंड्रिया में इनका जन्म हुआ था। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो ये जो स्टेटमेंट दिए वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेटमेंट दिए? एक स्टेटमेंट दिए, कहते हैं कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, से a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। तो यही बात तो हम लोग भी कह रहे थे इसके पहले। क्या कह रहे थे हम कि कोई भी नंबर को आप किसी से डिवाइड करेंगे तो डिवीजर आएगा, उसका कुछ कोसेंट आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है तो यहाँ पे a क्या हो गया? a हम लोग का डिविडेंड हो गया। a इज द डिविडेंड। ये b क्या हो गया? तो b हम लोग का डिवाइजर है। और ये जो q है ये कोसेंट है। और ये जो r देख रहे हैं ये r क्या है? हम लोग का रिमाइंडर है। r रिमाइंडर है। और ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का रेंज क्या है? तो कहता है कि ये 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। सपोज डिवाइजर हम लोग का 14 है, डिवाइजर हम लोग का 14 है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? तो रिमाइंडर 0 से लेकर के 13 तक हो सकता है। 0 से लेकर के 13 तक हो सकता है। ठीक। अगर हम लोग का 100 है, डिवाइजर क्या है हम लोग का 100, d is equal to 100, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? तो रिमाइंडर हम लोग का 0 से लेकर के 99 तक हो सकता है। ये हो सकता है। तो यही बात जो है सो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी करता है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है। तो समझते हैं हम लोग। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसा है? तो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। जो पढ़े बस उसी को हम लोग को कॉपी करना है, नया कुछ नहीं लिखना। क्या लिखता है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that of every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। कह रहा है कि दिखाओ, क्या दिखाओ? कि सारा पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2q का फॉर्म में होता है और सारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये 2q plus 1 के फॉर्म में होता है। ये हमको दिखाना है। तो 2q का फॉर्म में, 2q plus 1 का फॉर्म में कौन? तो कोई पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है जब वो इवन होगा तो इस फॉर्म में, जब वो ऑड होगा तो इस फॉर्म में होगा। तो कौन सा पॉजिटिव इंटीजर? तो हम लोग उस पॉजिटिव इंटीजर को कुछ मान लेते हैं। तो हम इसको दिखाएंगे a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट a be एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर का डिमांड कर रहा है वो a है। a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो a जब कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा? a पॉजिटिव इंटीजर है तो किस फॉर्म में होना चाहिए? तो इसमें या तो इसमें। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहां जो दिया है वो डिवीजर है हम लोग का और q जो है सो कोसेंट है। तो लेट a be एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग a को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? तो 2q का फॉर्म में लाने का है तो 2 से। ऑन डिवाइडिंग a by 2। तो जब हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करेंगे, जब किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो कोसेंट जरूर आएगा। तो कुछ कोसेंट आएगा। तो यहाँ पर सब अननोन है, सब आर्बिट्ररी वेरिएबल है। तो उसको क्या कहते? लेट q be का कोसेंट। तो कोसेंट आएगा तो कुछ रिमाइंडर भी हो, भले वो रिमाइंडर 0 हो जाए, एंड r be the रिमाइंडर। तो जो भी क्वेश्चन इस तरह का दे उसमें इतना काम जरूर करना है, इतना काम जरूर हम लोग को करना है। तो क्या हो गया? a कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम a से डिवाइड किए, जिसको हम 2 से डिवाइड किए, तो कुछ कोसेंट q आया और रिमाइंडर हम लोग का r आया। तो इसका आने से क्या होगा? तो देयर
बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा हो गया, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यूज कर रहे दूसरा स्टेटमेंट का प्रूफ में उसको, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। वी है, हम लोग के पास क्या होता है, तो जो डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस आर, ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर, वेयर जहां पर आर क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, तो डिवाइजर से छोटा होगा, मतलब ये 1 से छोटा होगा। बस इसी पे खेल है, पूरा काम इसी पे है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। यही बात जो नहीं समझा उसका क्वेश्चन जो है सो गड़बड़ आ जाएगा। यही चीज है कि ये आर छोटा किससे होगा, तो आर डिवाइजर से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। आर इज लेस देन 2, सॉरी आर इज लेस देन 2। तो यहाँ पे तो दो केस बन गया, आर 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, मतलब आर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दो केस बन। तो केस 1 में क्या, इफ आर इज इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 2 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए तो वो इवन आएगा, तो क्लियरली ए इज इवन। हम लोग जानते हैं कि 2 को किसी में कोई भी इवन नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट इवन नंबर। इवन 2q है तो 2 into 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो यू विल गेट इवन नंबर। अब इसी का केस 2, ये जो सेकंड केस है, ये सेकंड केस क्या बनेगा, तो एक बार तो r 1 हो गया, तो इफ r इज इक्वल टू 1, अगर r 1 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो देन a इज इक्वल टू 2q प्लस r था तो 2q प्लस 1। अब हम जानते हैं कि किसी इवन नंबर में कोई भी ऑड नंबर आप जोड़ दीजिए यू विल गेट ए ऑड नंबर। तो इवन नंबर में 1 जोड़ रहे, 1 इज ए ऑड नंबर, तो ये तो ऑड हो गया, तो क्लियरली a इज ऑड। क्लियर है कि a यहां पे क्या हो गया, ऑड हो गया। हेंस जो स्टेटमेंट था हम लोग का उसको लिख देंगे, हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग क्या देखे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी हेंस इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। देखे क्या कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में होगा, इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट ऑफ, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलने जा रहा है और प्रूफ करने का सब तरीका यही है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा। यही 2q की जगह हो सकता है कि 4q लिख दे, तो मेरा ये 2 जो है सो बदल के 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 4q लिख देगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगा, 4q, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है उसमें, देखिए 4q प्लस 2 वहां पे इवन हो जाएगा, और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 आपका ऑड हो जाएगा। तो इस तरह का आपका जो है सो क्वेश्चन आपको पूछेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा में, इस तरह से प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन इसमें आएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, वहां समझेंगे एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एक वर्ड आ रहा है एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या होता है, ये एल्गोरिथम क्या होता है, तो क्या होता है एल्गोरिथम, कहता है एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या है, सीरीज है कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स का, कुछ स्टेप एकदम डिफाइंड बना हुआ है, स्पेसिफिक, किसी तरह से ये काम करेगा। which gives a method for solving a certain type of problem, जो क्या करता है, जो एक मेथड हम लोग को बताता है कि किसी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये चीज होता है एल्गोरिथम। मतलब स्टेप्स बना हुआ है, जैसे कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान के चलिए घर बनाना है, तो घर बनाने का कुछ तो एल्गोरिथम होगा, कुछ तो मेथड होगा। कैसे होगा, तो पहले फाउंडेशन के लिए जो है सो गड्ढा खोदेंगे, फिर उस पर जो है सो क्या करेंगे, हम लोग फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद उस पर दीवार खड़ा करेंगे। इस तरह से जो मेथड है वेल डिफाइंड, स्टेप बाय स्टेप है, कोई भी स्टेप को जंप करेंगे हम लोग तो क्या होगा, हम लोग को जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, जहां बहुत सारा स्टेप होगा, जो क्या करता है which gives a method for solving a certain type of problem, किसी निश्चित तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का वो हमको तरीका बताता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड जो है सो एक डिवीजन एल्गोरिथम है। हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़े थे, उसमें क्या था कि किसी नंबर को कोई और नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो कुछ कोसेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है। क्या चीज के लिए टेक्निक है, टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, से A and B with A greater than B।
कह रहा है कि ये एक टेक्निक है एचसीएफ निकालने का। दो नंबर दिया है, दो पॉजिटिव इंटीजर, यहां ध्यान रखना है, नंबर कैसा है, दो पॉजिटिव इंटीजर है। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए ये एक टेक्निक दिया, ठीक है, जहां पर a इज ग्रेटर देन b, मतलब कोई दो नंबर है तो एक नंबर बड़ा होगा, दूसरा नंबर छोटा होगा। इन द फॉलोइंग स्टेप्स, इन स्टेप्स का यूज करके जो है सो वो बोला कि इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या क्या स्टेप दिया, तो स्टेप को हम लोग देखेंगे, उसके साथ साथ एक चीज समझते चलते हैं। सपोज दो नंबर है हम लोग के पास, एक है 14 और दूसरा नंबर है हम लोग के पास 18, एक है 14 और एक है 18। तो कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग a बाई b, सपोज हम लोग का a है वो 18 ले लेते हैं और b को 14 ले लेते हैं, तो यहाँ हम लोग का a ग्रेटर देन b हो गया। अब क्या कहता है, ऑन डिवाइडिंग a बाई b, a को b से डिवाइड करो, कहता है ऑन डिवाइडिंग a बाई b वी गेट ए कोसेंट, आपको एक कोसेंट मिलेगा। तो 14 वन जा 14, एक कोसेंट मिला, वो कोसेंट क्या था हम लोग का q, एक कोसेंट मिला q, जैसे यहाँ पे एक कोसेंट मिला 1 और एक रिमाइंडर मिलेगा r, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला r, सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, मतलब a जो डिविडेंड था, b मतलब डिवाइजर जो उसको डिवाइड किया, इनटू q, q का मतलब जो कोसेंट आया, प्लस r आया 4, वेयर r इज ग्रेटर देन 0, r 0 से जो है सो बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, ये डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो ये स्टेप 1 हो गया। फिर क्या कहता है स्टेप 2, इफ r इक्वल टू 0, अगर ये जो रिमाइंडर आया हम लोग का, ये जो रिमाइंडर आया अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू b एंड r। तो क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर बचा, इस रिमाइंडर से किसको डिवाइड कर देंगे, पहले वाला जो डिवाइजर है, ध्यान से सुनिए, इस रिमाइंडर से किसको डिवाइड कर देंगे, पहले वाला जो डिवाइजर है उसको डिवाइड कर देंगे। तो r हम लोग का 0 के बराबर नहीं आया, तो 0 के बराबर नहीं आया तो क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर आया इससे ये जो डिवाइजर है, ये वाला पार्ट, ये 14, इसको डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा, सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, बचा 2। तो कहता है कि देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू b एंड r, तो डिवीजन लेमा अप्लाई कर दिए, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0, ये प्रोसेस कब तक करते चलना, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब फिर से ये प्रोसेस करेंगे, फिर r इक्वल टू 0 नहीं आया, मतलब 2 से किसको डिवाइड कर देंगे, ये पहले वाला जो डिवाइजर है, 2 2 जा 4, अब रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर, तो क्या कहता है, द लास्ट डिवाइजर विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ, ये जो लास्ट डिवाइजर है जो रिमाइंडर 0 कर दिया, वही उन दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड एचसीएफ निकालने के लिए सब लोग 5 में 6 में पढ़ता है, तो उसी चीज को यहाँ पे जो है सो क्या किया है, एक एल्गोरिथम बेस्ड बना करके आपको डिफाइन किया। तो इस तरह से इसको समझ लिए हम लोग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो क्या समझे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये दो नंबर का एचसीएफ निकालने का टेक्निक है, जिसमें कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, उस स्टेप्स का हम लोग यूज करते हैं, जो अभी देखें। एक एग्जांपल और देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 196 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। 12 का और 196 का एचसीएफ निकाले, कैसे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। कैसे निकालेंगे हम लोग सॉल्यूशन, तो यहाँ दो नंबर है 12 और 196, तो 196 इज ग्रेटर देन 12, 196 12 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो पैरेलल चलेंगे, 12 से 196 को हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 4। तो यहाँ भी रिमाइंडर नहीं आया, तो स्टेप 1 क्या किए हम लोग, स्टेप 1 क्या हो गया हम लोग का, डिविडेंड मतलब 196 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये स्टेप 1 हो गया हम लोग का, ये रिमाइंडर 4 है प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, अब इस रिमाइंडर से पहले वाला जो डिवाइजर था उसको डिवाइड करेंगे, सेकेंड स्टेप। अभी r 0 नहीं आया, इसीलिए एक स्टेप और बढ़ा, तो 4 से किसको डिवाइड करना है, अब इस 12, 4 3 12, रिमाइंडर क्या हो गया हम लोग का 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब डिवीजर क्या था यहाँ पर 12,
ये डिविडेंड 12 था, डिवाइजर कौन था 4, कोसेंट क्या आया 3, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो लास्ट डिवाइजर है भाई उसका जो है सो HCF हो गया। तो HCF क्या हो गया हम लोग का, ये सिंपल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, सिंपल सा चीज है, यही काम करते चलना है और हर एक स्टेप को लिखना है। कब तक लिखना है, तब तक लिखना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और जो डिवाइजर रिमाइंडर 0 दे दिया वही उसका HCF हो गया। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है आपका NCERT बुक्स में, RS अग्रवाल के बुक्स में और अदर टेक्स्ट बुक जो भी है वहां पर जाकर के इस तरह क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश कीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब इस टॉपिक में नेक्स्ट क्या है, अब आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या हो गया, तो क्या कहता है इसका स्टेटमेंट, कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पे एक वर्ड आया कंपोजिट नंबर, किस नंबर को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर, तो वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे हम लोग, उसको ध्यान रखना है हम लोग को। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, तो द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, वैसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे एक बात आया कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे दिखा सकते हैं, उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और दिखाएंगे कि वो नंबर इसके बराबर है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिए, एक नंबर लिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते 2 into 2 into 3 आया। तो एक वर्ड और यहाँ पे आ रहा है यूनिकली, मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता। 12 का जो फैक्टर है वो फैक्टर कभी भी 14 का नहीं हो सकता है। 12 का फैक्टर और 14 का फैक्टर अलग अलग होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल अलग अलग होगा, कभी ये सेम नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हम लोग दिखा है कि ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम दिखा सकते हैं। यूनिकली का मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है और इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो दोनों कभी भी सेम नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो इस बात से कोई मतलब नहीं उसका प्राइम फैक्टर किस तरह से आया, मतलब प्राइम फैक्टर हम 2 into 3 लिखे या 3 into 2 लिखे, उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है, याद क्या रखना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, उसके जैसा दूसरा नहीं होगा। यही बात को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। एक वर्ड यहाँ पे अब आया प्राइम, तो प्राइम किसको कहेंगे हम लोग, कंपोजिट तो समझ गए। तो कोई कहेगा कि जो कंपोजिट है, जो कंपोजिट नहीं है सर वो प्राइम है, ठीक है। तो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज 1, एक क्वेश्चन है, ये जो 1 है ये 1 ये प्राइम होगा कि कंपोजिट होगा। आया क्वेश्चन की जो कंपोजिट नहीं है सो प्राइम, ऐसा स्टेटमेंट एक लड़का दिया, तो क्या वो स्टेटमेंट सही है, नहीं। प्राइम नंबर का अपना डिफिनेशन होता है। क्या डिफिनेशन होता है प्राइम नंबर का, कहता है कि द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वैसा नंबर जिसका कम से कम 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो 2 फैक्टर कम से कम होना चाहिए। 1 का कितना फैक्टर है, सिर्फ 1, इसीलिए ना ये प्राइम है ना कंपोजिट है। प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन है, प्राइम होने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है, तो एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आएगा, एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब बताइए कि ये कंपोजिट क्यों है, व्हाई इट इज कंपोजिट। तो कंपोजिट क्यों है, तो कंपोजिट नंबर का जिसको डिफिनेशन मालूम है तुरंत बता दे क्यों कंपोजिट है भाई। तो कोई नंबर तब कंपोजिट है जब हम उसका फैक्टराइजेशन करें और उसका 2 से अधिक फैक्टर आए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन व्हाई। तो यहाँ पे जो हम लोग को एक्सप्रेशन दिया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो 5 कॉमन आ गया, 7 into 6 into 4 into 3 into 1 प्लस 5 के पास कुछ नहीं रहा तो क्या हो गया 1 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 10008 प्लस 1, तो 5 into 1009, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखें, मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर है उसका कोई फैक्टर तो जरूर होगा, 1 कोई फैक्टर हो ना हो 1 तो जरूर उसका फैक्टर होगा, वो नंबर खुद। तो क्लियरली इसका ज्यादा 2 से अधिक, क्योंकि एक तो फैक्टर 5 हो गया, एक फैक्टर 1009 हो गया, एक तो 1 ऑलरेडी हो जाएगा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, इसीलिए देयरफॉर
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये कंपोजिट नंबर होगा। तो ये एक इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पे बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन और भी है बुक में, उसका प्रैक्टिस आप लोग को करना चाहिए। और कैसा क्वेश्चन आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन है देखिए जरा, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 4 टू द n ends with the digit 0। कह रहा है कि एक नंबर है, कंसीडर करो कोई नंबर है 4 और उसका पावर n, जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है, मतलब n क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एनीथिंग नेचुरल नंबर होगा। तो चेक क्या करना है कि 4 का किसी न किसी पावर के लिए क्या उसका वैल्यू 0 आता है, मतलब उसका यूनिट डिजिट 0 आता है, मतलब 4 का पावर n करें तो क्या कभी ऐसा होगा कि 40 आ जाए, या कभी ऐसा होगा कि 160 आ जाए, या कभी ऐसा होगा कि जो है सो 640 आ जाए। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि यूनिट डिजिट जो है सो इसका 0 आए। तो यही प्रूफ करना है हमको, चेक करना है हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखना है, क्या बात ध्यान रखना है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए जिसका यूनिट डिजिट 10 है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, देखिए किस फॉर्म में आता है। तो कोई भी नंबर हम ले लिए, सपोज 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 इंटू 5। कोई और नंबर ले लीजिए, सपोज 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 इंटू 10 50 का। और कोई नंबर ले लेते हैं 90 ले लेते हैं, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 5 जा 90। तो इसमें कॉमन टर्म क्या देखते हैं कि जिसका भी यूनिट डिजिट 0 है, जिसका भी यूनिट डिजिट 0 है उसमें ये कॉमन पार्ट है 2 इंटू 5 5 इंटू 2 2 इंटू 5। मतलब अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना कंपलसरी है। सिर्फ 2 होगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ 5 होगा तो भी नहीं चलेगा, होना क्या चाहिए, दोनों आना चाहिए। 2 इंटू 5 कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए, आया तो होगा यूनिट डिजिट 0, नहीं आया तो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कहता है कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। 4 का पावर n कोई नंबर है, उसको आप कंसीडर कर लीजिए, इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n, क्योंकि 4 है तो 4 का फैक्टर तो 2 होता है। तो कह रहा है कि 4 का पावर n 0 से तो एंड करेगा, लेकिन कब, तभी जब उसका एक फैक्टर 5, जब उसका एक फैक्टर 5 हो। लेकिन 4 टू दी पावर n, 4 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो होता है 2 इंटू 2, इसका पावर मतलब 2 का पावर 2 है। तो हम लोग क्या देखें, इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो सिर्फ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आया 2, क्या आया 2, बट यहाँ पे क्या हो गया 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू दी पावर n। लेकिन 4 का पावर n के तो ये आया, तो इससे क्या होगा 2, केवल 2 ही जो है सो इसका प्राइम फैक्टर आया और कुछ नहीं आया। एंड वी नो दैट, और हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से क्या जानते हैं, किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक होता है। मतलब हम चाह के भी 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका प्राइम फैक्टर जब हम किए तो उसमें सिर्फ 2 आया। तो हम चाह करके भी 2 इंटू 5 नहीं लिख सकते, या 5 उसका फैक्टर में नहीं डाल सकते। तो इसीलिए लिखेंगे एंड वी नो दैट बाय, सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, इसीलिए हम 4 का फैक्टर में चाह करके भी 4 5 नहीं डाल सकते, हेंस विद द डिजिट 0। तो हम लोग क्या देखें, इसलिए कि 5 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है कि हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, इसीलिए 5 4 टू द पावर n का फैक्टर नहीं होगा, इसलिए 4 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, यहाँ 4 टू द पावर n है, हो सकता है लिख दे आपका 6 टू द पावर n, क्या लिख दे यहाँ पे 6 टू द पावर n, ऐसा लिख के दे दे आपको क्वेश्चन 6 टू द पावर n। हो सकता है कि लिख दे 12 टू द पावर n। तो आपको हर हालत में करना यही है, 6 लिखा है मतलब 5 इसका फैक्टर चाहिए, 2 तो है, 12 लिखा है तो इसका फैक्टर 2 तो है, 5 इसका फैक्टर होना चाहिए, तो इसी ढंग से बनेगा। लेकिन इसके जगह में अगर लिख दे 5 टू द पावर n, तो इसके लिए क्या फैक्टर होना चाहिए, इसका एक फैक्टर 2 होना चाहिए, तभी ये 0 देगा। तो यह समझना है कहां पे
फैक्टर 5 चाहिए, कहाँ पे फैक्टर उसका 2 चाहिए, बस। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसके आगे देखेंगे हम लोग। अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आता है। क्या प्रॉपर्टी आता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया है, इफ यू हैव एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, उसका एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो वो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ और वो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल बराबर होगा। अगर हम इसको वेरीफाई करके देखना चाहें तो आप सिंपल सा दो एग्जांपल ले लीजिए। एक एग्जांपल ले लीजिए, एक एग्जांपल में दो नंबर ले लीजिए। सपोज यहां हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। एलएचएस साइड से चलते हैं, तो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 2 इंटू 4 क्या मिला, 8। दूसरा तरफ से आते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो इसमें क्या है, एलसीएम 4 और एचसीएफ तो 8। क्या दिखा हम लोग को कि इसका जो एलएचएस है और इसका जो आरएचएस है वो दोनों बराबर हो गया। मतलब ये जो रिलेशन दिया वो रिलेशन सही है। तो ये किसके लिए हो सकता है, याद रखना, ये सिर्फ दो ही नंबर के लिए, टू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हो सकता है, और किसी के लिए ये फार्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग को यहाँ पे मिला है, उस फार्मूला का यूज करके जो है सो, अब वहां पे कितना चीज अननोन है, एक दो नंबर एलसीएम और एचसीएफ, ये 4 अननोन चीज में अगर कोई 3 हमको दिया हुआ है तो चौथा आराम से निकल जाएगा। तो अभी उसी का यूज करके एक एग्जांपल दिया है, बोला सॉल्व करके दिखाइए। क्या कहता है कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू 10। 5 और 10 का एलसीएम 10 है, इसका एचसीएफ निकालिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, दो नंबर हम लोग को मिल गया, तो हम लोग जानते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या, दोनों नंबर मालूम है हम लोग को, तो एक नंबर है 5 और एक नंबर है 10। उसका एलसीएम मालूम है 10, एचसीएफ मालूम नहीं है। तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड आने पर 10 कट गया। तो इस हिसाब से HCF is equal to 5. So we get our HCF by applying the formula LCM into HCF is equal to product of two numbers. उस फॉर्मूला का अप्लाई किए, जो अननोन था निकालिए। हो सकता है इसमें ये नंबर नहीं दिया हुआ हो, एक ये नंबर मिसिंग हो, ये दे दे, ये दे दे, तो कोई भी यहाँ 4 चीज है, 4 में से कोई भी 3 दिया रहेगा तो फोर्थ हम लोग का मिल जाएगा। तो ये हम लोग फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स पे देखे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक था वो था रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो हम लोग क्लास 9 में भी इरेशनल नंबर को डील किए। क्लास 9 में देखे इरेशनल नंबर क्या था, तो वहां पे इसका प्रॉपर्टी भी देखे थे और हर तरह का डिफिनेशन भी देखे थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि इरेशनल नंबर 10 क्लास में क्या है, क्या वही सेम 9 वाला है या उससे कुछ अलग। तो क्या है, कहता है द नंबर व्हिच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, कि वो नंबर जिसको जब हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वो क्या हो जाए, आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल वो रिप्रेजेंट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, और ना ही रिपीट करेगा। तो इस तरह का अगर नंबर आया तो इस तरह का नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया, इसको देखिए, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डॉट 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 दिया, मतलब अभी रिमाइंडर में आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, ये अभी खत्म नहीं। फिर क्या ये रिपीट किया, तो यहाँ पे देखिए रिपीटेशन 1 0 1, फिर 0 1, फिर 0 0 1, फिर 4 0 1, मतलब ये रिपीट भी नहीं किया। ये क्या हुआ हम लोग का, रिपीट भी नहीं हुआ। इसी तरह से ये नंबर को भी देखिए, ये टर्मिनेट नहीं हुआ तो क्या रिपीट हुआ, नहीं, ये रिपीट भी नहीं हुआ, ये रिपीट भी, इसका जो पैटर्न है उसको देख के लग रहा है कि रिपीट भी नहीं हुआ। तो ना टर्मिनेट करेगा और ना रिपीट करेगा, ऐसा नंबर को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलेंगे। दूसरा, और कैसा नंबर को इरेशनल नंबर बोलेंगे, तो और कहता है कि इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m कोई पॉजिटिव इंटीजर हो which is not a perfect square, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो रूट m भी इरेशनल होगा, उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे यहाँ पे एक हम नंबर लिए 2, तो 2 पॉजिटिव इंटीजर है और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 किसी का स्क्वायर। तो अगर हम इसके ऊपर में रूट लगा देते हैं तो ये क्या कहेंगे, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं, 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर,
इसके ऊपर में रूट लगा देते हैं तो ये क्या हो गया √5, ये भी इरेशनल नंबर है। 24 ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके ऊपर में रूट लगा देते तो ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा 24 को तोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 2√6, तो 2√6 आया। ये भी जो है सो क्या है हम लोग का इरेशनल नंबर है। तो क्या देखें हम लोग, अगर m पॉजिटिव इंटीजर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जब रूट लेंगे तो वो रूट क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है सम रिजल्ट्स ऑन इरेशनल, क्वेश्चन एक इसका प्रॉपर्टी है कि इरेशनल पे कुछ रिजल्ट है, तो इस पे जो रिजल्ट है उसके पहले एक बात करते हैं। इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर का कोई भी मतलब कि अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज कीजिए, यूज एनी टाइप ऑफ जो है सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विथ इरेशनल एंड रेशनल, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट एन इरेशनल नंबर, आपको 100% इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और वो इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए क्लास 10 में आता है, ठीक है। तो वो एक रिजल्ट हो गया। दूसरा क्या है, कहता है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है तो p क्या करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब, इसको हम लोग थोड़ा एलेबोरेट कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कहता है इफ p भी ए प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है तो सपोज चलिए p एक प्राइम नंबर मान लिए हम 3, p भी ए प्राइम नंबर है, a भी ए पॉजिटिव इंटीजर और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। a क्या है हम लोग का कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो सपोज पॉजिटिव इंटीजर ले लिए हम 6 उसको, क्यों, क्योंकि कह रहा है p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a 6 है तो a स्क्वायर क्या होगा 36, तो p जो है तो 36 को अगर डिवाइड कर रहा है, p अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो कहता है वो a को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये तो सही बात है। तो क्या कहा कि अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ऐसा हम लोग और देख लेते हैं, तो सपोज कोई और प्राइम नंबर ले लेते हैं, एक और प्राइम नंबर लेंगे हम लोग 2 और हम लोग का a स्क्वायर है 4, a स्क्वायर है 4 तो a स्क्वायर 4 है तो a क्या हो गया 2। तो कहता है कि अगर ये जो p है a स्क्वायर को डिवाइड किया तो और किसको डिवाइड करेगा, वो a को भी डिवाइड करेगा, तो वो a को भी डिवाइड करेगा और डिवाइड कर रहा है। आगे देखते हैं, तो अभी एक थ्योरम है हम लोग के पास, इफ p इज प्राइम देन प्रूव दैट √p इज इरेशनल। अगर p प्राइम नंबर है तो प्रूफ करिए कि √p इरेशनल है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। देन व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहने का मतलब ये कह रहा है रेशनल, रेशनल का उल्टा क्या होता है, ये सॉरी कह रहा है कि इरेशनल है, उसका उल्टा क्या होता है रेशनल। हम मान लेते हैं कि √p इरेशनल नहीं रेशनल है, तो अगर √p रेशनल होगा तो क्या होगा, वो p/q का फॉर्म में होगा। कोई भी रेशनल नंबर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी होता है, तो वो p/q का फॉर्म में होगा। और अगर वो p/q उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ तो वो p और q जो इंटीजर है रेशनल नंबर में इन्वॉल्व, उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बस यही पॉइंट को लेकर के चलेंगे और इसको प्रूव कर देंगे कि नहीं 1 के अलावा भी इसका कॉमन फैक्टर है। ये बात अगर हम कह रहे हैं कि नहीं कि ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये ए बी का 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, और हम प्रूव कर दे नहीं ए बी का तो 1 के अलावा कोई और भी फैक्टर, मतलब हम कह रहे हैं कि मेरा चाचा है लेकिन बगल वाला नहीं तो तेरा मामा है, तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि वो मेरा मामा है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा मामा है, तब ना प्रूफ होगा। तो विरोध जब उत्पन्न होता है, तो विरोध कब होता है, विरोध तब होता है जब कोई बात कोई कह रहा है लेकिन प्रूफ क्या करे कि नहीं ये बात नहीं दूसरा बात सही है। तो यही बात है, हम लोग क्या कहें, एक बात कह दी कि ए एंड यहाँ पे, इसको देखते हैं, इसका प्रूफ में ही समझते चलते हैं, बहुत सिंपल है। तो मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √p बी ए रेशनल नंबर। हम लोग मान लिए कि √p क्या है, हम लोग का √p एक रेशनल नंबर है। √p को हम लोग मान ले रहे हैं कि एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल मान ले। तो जब रेशनल है तो वो a/b का फॉर्म में होगा, और ये a/b इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, √p का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। रेशनल है तो p/q का फॉर्म में होना है, तो है यहाँ पे a/b का फॉर्म में, और वो a/b क्या है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब a और b का 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है,
दैट इज ए एंड बी हैज नो अदर फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता। यही वाला पॉइंट को लेकर के चलेंगे पूरा प्रूफ करने के लिए। तो अब रूट पी का सिंपलेस्ट फॉर्म ए बाई बी, तो हम लोग लिख सकते हैं ना रूट पी बराबर ए बाई बी। तो ये क्या हो गया, p इज इक्वल टू ए बाई बी का स्क्वायर, रूट इधर से उधर गया तो उसका स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर बन गया तो क्या हो गया ये तो हो गया p इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, p इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर डिवाइड होता है इधर आके मल्टीप्लाई, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब p क्या करेगा, अब अगर हम लिख रहे हैं कहीं पे सपोज 2 into 3 बराबर 6, तो ये 2 6 को डिवाइड करेगा ना, तो 6 को डिवाइड करेगा, या 6 स्क्वायर लिख दिए तो 2 6 स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो वही बात है कि पी बी स्क्वायर तो पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर, तो ए स्क्वायर को करेगा तो ए को भी करेगा। क्यों, इसके पहले वाला थ्योरम का कि सिंस पी इज प्राइम पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि पी प्राइम है तो पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसीलिए पी ए को भी डिवाइड करेगा। तो इस थ्योरम का यूज कहां पे हुआ, यहाँ पे। ये पी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड किया तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। देख लीजिए आप लोग एक बार और, ये जो 3 है 36 को डिवाइड किया तो 36 इसका स्क्वायर था 6 का, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड किया। तो यही बात यहाँ पे लिखी कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड किया तो पी ए को भी डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि पी प्राइम नंबर है, ये पिछला थ्योरम पढ़े। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये ए के बराबर पीसी है, ए के बराबर पीसी है, और उसको पुट कहाँ कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। ये वाला हम लोग इक्वेशन 1 माने पी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर क्या मान लिया हम लोग, पीसी मान लिए। तो यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर था, तो इसी तरह से पी बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया हम लोग का, पी बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हो गया, तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय आपका जो है सो पी। तो ये पी से ये स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो गया हम लोग का, बी स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर, माने पी जो है सो बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, पी बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी बी को भी डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि कोई नंबर अगर उसका स्क्वायर को, पी प्राइम नंबर है, उसका किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो वही रीजन यहाँ भी लिखे, सिंस पी इज प्राइम पी डिवाइड्स बी स्क्वायर देयरफॉर पी डिवाइड्स पी, क्योंकि पी प्राइम है पी बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसीलिए पी बी को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, अब दो चीज देखिए, p जो है सो a स्क्वायर a को भी डिवाइड किया और p जो है सो b को भी डिवाइड किया, मतलब एक नंबर a को भी डिवाइड किया b को भी डिवाइड किया, मतलब वो उसका कॉमन फैक्टर हो गया a और b का। तो thus p इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, p जो है सो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये इससे क्या हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये इस बात का विरोध करता है कि दैट a एंड b है नो अदर फैक्टर देन 1, a और b का 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, ये इस बात का विरोध करता है। इसको हम कहते हैं यहाँ पे a और b का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं, और दिखा क्या नहीं, a और b का तो कॉमन फैक्टर है p, a और b का कॉमन फैक्टर है p, तो विरोध उत्पन्न हो गया ना। यहाँ हम कह रहे हैं कि p इसका कॉमन फैक्टर है और यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर हो नहीं सकता था। तो इस बात का विरोध ये कर दिया, ये स्टेटमेंट कर दिया। तो विरोध कब उत्पन्न हुआ, तो वी अराइव्ड एट ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लोग कहां पहुंच गए, एक कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए। सो वी अराइव्ड एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, हम लोग कहां पहुंचे, एक विरोध पे पहुंच गए। कब पहुंचे, जब हम लोग रूट पी को रेशनल माने तब एक विरोध उत्पन्न हो गया, मतलब रूट पी रेशनल नहीं है, वो इरेशनल ही है, ताकि विरोध उत्पन्न नहीं हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो एकदम सेम पैटर्न में, फॉलो द सेम पैटर्न, पी के जगह लिख देगा आपको जो है सो √2 √3 √5 √11, जितना का इरेशनलिटी प्रूफ करना है गो थ्रू द सेम स्टेटमेंट्स, बस p के जगह वो वाला चेंज हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, जो हम लोग का टॉपिक था इरेशनल नंबर, हम लोग फिर से जो क्लास 9 में पढ़े थे और उसके बाद 10 में उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया सो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े, 7 में भी पढ़े। तो वहां पर जो डिफिनेशन पढ़े थे वो डिफिनेशन था द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers। मतलब वैसा नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा गया हो, जहां पर p भी इंटीजर है q भी इंटीजर है, लेकिन q जो है सो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो उस तरह का नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एक बार लोग रिकॉल कर लेते हैं एग्जांपल, 2 by 3, 2 इंटीजर है 3 इंटीजर है,
तो ये 2/3 क्या हो गया, रेशनल नंबर। इसी तरह से अगर -2 by -3 हो तो ये -2 भी इंटीजर है और -3 भी इंटीजर है, तो ये -2/3 रेशनल नंबर हो गया। आपका अगर हम लिखते सिर्फ 11 तो क्या 11 रेशनल नंबर होगा? तो बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे सर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो याद रखना है कि अगर ऐसा नंबर लिखा हो मतलब इट हैज अ डिनोमिनेटर व्हिच इज 1, 11 लिखने का मतलब 11/1, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, 0 भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में जो नहीं दिख रहा है वो है 1, तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। सो 0 भी हम लोग का रेशनल नंबर है। यहाँ क्या कहता है, q 0 के बराबर नहीं हो सकता, p तो हो सकता है, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। अब इसका दूसरा डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो द नंबर whose decimal expansion is either repeating or terminating is called a rational number। मतलब वो नंबर जिसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो या तो रिपीटिंग फॉर्म में आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन या फिर टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा, तो उसको कहेंगे कि रेशनल नंबर है। जैसे ये दोनों टर्म को समझ लेते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है शांत, मतलब समाप्त होने वाला, समाप्त हो जाए, लास्ट रिमाइंडर 0 हो जाए। रिपीट का मतलब होता है आवर्ती, मतलब चलते रहे, लगातार चलते रहे। उसका रिमाइंडर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा, या तो पीरियड ऑफ टाइम पे रिपीट हो या फिर आपका जो है सो सिर्फ एक ही रिमाइंडर हो। देखते हैं इसको अच्छा से समझते हैं लोग एक एग्जांपल से। जैसे एक दिया हुआ है हम लोग को 7/2, ये रेशनल नंबर है, तो इसको 2 से हम 7 को डिवाइड करते हैं। देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है, रिपीट करता है या टर्मिनेट करता है। तो 2 3 6, you have 1 as a remainder, put a decimal, it is 10, 2 5 10, 10 minus 10 0, तो लास्ट रिमाइंडर 0 आया, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इस 7/2 का डेसिमल एक्सपेंशन, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखे तो क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लास्ट रिमाइंडर 0 आ गया। दूसरा 10/3 ले लेते हैं, इसको करते हैं, तो डिवाइड 10/3, 3 3 9, you have remainder 1, put decimal here 10, 3 3 9, again 1, फिर 0, 3 3 9। क्या देख रहे हैं कि अब एक ही रिमाइंडर लगातार रिपीट होते जा रहा है, मतलब कुछ भी करें तो 3 3 9। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये जो रेशनल नंबर 10/3 था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया हम लोग का, 3.33 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 क्लास में पढ़े हैं 3.3 बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल, ये रिपीट किया नंबर। तो कह रहा है कि अगर किसी नंबर का, दिया हुआ नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो जाए या फिर रिपीटिंग हो जाए, तो वो नंबर क्या होगा, हम लोग का रेशनल नंबर होगा। तो ये रेशनल नंबर का जो है सो डेफिनेशन था। अब इसी पे बेस्ड हम लोग को क्वेश्चन भी आएगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या होता है, अभी तो चेक किए हम लोग डिवाइड करके, बिना डिवाइड किए चेक करेंगे, बिना डिवाइड किए चेक करेंगे और बताएंगे किस रेशनल नंबर का रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे तो कहता है टू टेस्ट वेदर ए गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, कि टेस्ट करने के लिए कि दिया हुआ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है, उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो कहता है इफ p/q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये p/q क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या है, अगर हम लिखे 2/4, ये रेशनल नंबर 100%, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, p is integer and q is also integer, so it is a rational number but it is not in the simplest form. So let us transform it into simplest form, इसको simplest form में change करेंगे कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये जो simplest form आया 1/2, इसके लिए ये रूल है, ये रूल इसके लिए नहीं है, ये रूल किसके लिए है, ये रूल रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। तो यहाँ क्या कहता है, p/q be the simplest form of a rational number। तो ये पॉइंट को समझना है। बहुत लोग क्या है कि यहीं पर से सॉल्यूशन करना शुरू कर देते, तो वहां पे मिस्टेक हो जाता है। तो पहले चेक कर लेना है दिया हुआ रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। अब इसके बाद देखिए, तो कहता है कि इफ p/q be the simplest form of a rational number, इसमें p/q में if q is equal to 2 to the power m into 5 to the power n for some integer, some non-negative integer, then m and n, then p/q is a terminating decimal। क्या कहा
कि इस p बाई क्यू में से जो q है, जो डिनोमिनेटर है, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आ जाए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ जाए, तो कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर वही q 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं आया, तो कहेंगे वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब नहीं खत्म होने वाला लेकिन रिपीट करने वाला डेसिमल है। तो जैसे इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से, एक एग्जांपल आपके लिए रेडी करके रखें, जैसा एग्जामिनेशन पैटर्न है आपका, जैसा क्वेश्चन पूछता है उसमें उस हिसाब से एक यहाँ देखिए हम ऐसा सिंपली एग्जांपल डील करते हैं। जैसे हमको दिया है 17 बाई 250, हमको बिना एक्चुअल डिवाइड किए चेक करना है क्या ये टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे, ये जो 2 ये देखेंगे क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, हाँ, तो 17 बाई 250 किसी से नहीं कटेगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसका जो q है, इसका जो डिनोमिनेटर है 250, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, रफ वर्क करेंगे थोड़ा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग किए 250 का, तो क्या आया 5 का पावर 1 2 3 और 2 का पावर 1, तो ये किस फॉर्म में, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्यों, क्योंकि ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आया, जहां पर m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 3 है, तो ये इस फॉर्म में आया, ये टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन हम आपके लिए एक एग्जांपल रेडी करके रखे, उसको देखिए। यहाँ एक एग्जांपल है, आपका एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है। क्या लिखा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए, स्टेट वेदर बताइए कि 17 by 210 will have terminating decimal expansion और non terminating repeating decimal expansion। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आपको बताना है कि ये जो 17 by 210 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये बताना है। तो इसको बताने के लिए क्या है हम लोग के पास फॉर्मूला, तो इसको बताने के लिए जो हम लोग के पास फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। तो हम लोग के पास नंबर क्या है 77 बाई 210। देखेंगे क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये 77 भी 7 से जाएगा और 210 भी, तो इट इज, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 7 से काटना था, 7 11 जा 7 3 जा 7 0, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 11 बाई 30। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 30 का जो है सो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को मालूम है, तो 30 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3। तो यहां लिखेंगे सिंस 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये तो 2 इंटू 5 इंटू 3 है, मेरा आना क्या चाहिए था 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इसमें और कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था, प्राइम फैक्टराइजेशन बस इसी फॉर्म में होना चाहिए था। लेकिन हो क्या गया, ये तो एक 3 एक्स्ट्रा आ गया, दिस 3 इज एक्स्ट्रा है, तो इस 3 का क्या करेंगे, ये 3 आ गया, इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हुआ। तो सिंस 30 is equal to 2 into 5 into 3 of 2 to the power m into 5 to the power m, hence 77 by 210 has non-terminating repeating decimal expansion has। तो क्यों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं आया। सो 17 by 210 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आ गया होता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो जाता। तो इस तरह से रियल नंबर का हम लोग फुल इंट्रो पार्ट देख लिए, विद एग्जांपल्स देख लिए। अब आप वीडियो को जो भी पार्ट 1 और ये पार्ट 2 अभी बना, ये दोनों को आप बार-बार देखिए, एग्जांपल्स को फॉलो कीजिए और क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। तो इसमें जो हम लोग पढ़े अभी तक उसको एक बार फिर से सुन लेते हैं। क्या पढ़े, तो रियल नंबर का डेफिनेशन पढ़े। रियल नंबर का डेफिनेशन के बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में इरेशनलिटी प्रूफ कैसे करना है हमको वो पढ़े। फिर रेशनल नंबर में हम लोग यहाँ पे कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल है, वो देखें। तो इतना कुछ हम लोग रियल नंबर में देखें। तो आप लोग वीडियोस को देखिए, क्वेश्चन बनाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।